समाज उपयोगी जो भी काम होंगे वो मेरे द्वारा किए जाने हैं, लेकिन मैं कहीं भी उनको प्रसारित करने के पक्ष में नहीं रहता हूँ। जो भी सबसे बड़ी बात है, सुख दुख के साथी। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे प्रयास निरंतर चलते रहेंगे। देखिए पंडित जी, समाज में रह कर के सामाजिक बना रहना बहुत बड़ी बात है और मेरा जीवन यूँ तो पूरा ही सामाजिक रहा है और समाज में सामाजिक समरसता के लिए मैं लगातार निरंतर प्रयासरत रहा हूँ। पालिका अध्यक्ष के रूप में मैं दोबारा इस समय चुना गया और आज आपके बीच पुनः सेवा देने के लिए मैं जो है तत्पर हूँ। स्नातक के बाद मैंने जो है अपना व्यवसाय शुरू किया। देखिए, बच्चा किसका है? बच्चा आपका है। उसकी चिंता किसको करनी है? सबसे पहले माँ बाप को करनी है। 24/7 आप मदद के लिए तत्पर रहते हैं। ये जो आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और कर रहा है। नमस्कार, मैं सुनील पुंडेर आपका स्वागत करता हूं एनएच परिवार में। पूरे एनएच परिवार की ओर से दोस्तों, आज हमारे बीच एक सम्मानित विभूति जो कि समाज सेवा के क्षेत्र के साथ साथ लोगों को एक आईना दिखाते हैं कि किस प्रकार जिंदगी को आगे ले जाया जा सकता है सरलता से, लेकिन मेहनत करते हुए और समाज सेवा का कार्य करते हुए। आप हैं नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली, श्री संदीप रावत। लोग आपको प्यार से बबलू भाई कहते हैं। सबसे पहले आपका एनएच परिवार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद पंडित जी, मैं बधाई देना चाहता हूँ। आपने नगर में सांस्कृतिक आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए एक केंद्र खोला, एनएच नाम दिया। मैं इसके लिए आपको जो है हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। और आपके बारे में बताएं। वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं, आपकी उपलब्धियां हैं तो बहुत सारी हैं, लेकिन छोटा मोटा एक मैं परिचय आपका दे देता हूं। क्योंकि छोटा मोटा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरा विस्तृत परिचय, बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर्स हैं, आपको पहचानते हैं, जानते हैं, आपके पद चिन्हों पर चलते हैं। वर्तमान समय में आप नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली के अध्यक्ष हैं। पूर्व में आप पार्षद भी रहे 1997 से लेकर 2002 तक और 2013 से लेकर 2018 तक भी आप अध्यक्ष पद पर सुशोभित रहे। और बहुत सारी चीजें हैं आपके बारे में, लोग सुनते भी हैं और देखते भी हैं। जहां कहीं किसी को मदद की आवश्यकता होती है तो 24/7 आप मदद के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। अभी एक शिव भक्त कोई थे, नेपाल के निवासी थे, तो आपने उनका दाह संस्कार तक किया। और इसके अलावा बहुत कम लोग जानते होंगे कि आपने अपना शरीर भी दान किया हुआ। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं जिनको कि अगर मैं खुद बोलना शुरू करूंगा तो ये साक्षात्कार बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए आगे बढ़ते हुए आपसे ही पूछेंगे। आज बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे। आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करेंगे, आपकी जिंदगी के संघर्षों के बारे में बात करेंगे, साथ ही भी बात करेंगे कि जो आपका राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ वो कैसे हुआ, विद्यालय में आपने क्या क्या किया, कुछ खट्टी मिट्टी बातें और कुछ ऐसी बातें भी कि जो कि रोचक और आपको हमेशा याद रहने वाली बातें हैं। तो शुरू करते हैं। पहले सर्वप्रथम आपके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि वस्तुतः आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? देखिए पंडित जी, वस्तुतः मैं जनपद चमोली का निवासी हूँ और गोपेश्वर का निवासी हूँ। यूँ तो मेरा जन्म गडोरा मायापुर में हुआ है, लेकिन मैं 1 वर्ष की आयु से इस नगर पालिका क्षेत्र चमोली गोपेश्वर में आ गया था और यहाँ निवासरत हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं की है, गोपेश्वर इंटर कॉलेज, अलकापुरी इंटर कॉलेज। और उसके बाद मैं जो है यहाँ से मैंने स्नातक की डिग्री ली और स्नातक के बाद मैंने जो है अपना व्यवसाय शुरू किया। मैंने अपनी स्वयं की जो है दुकान खोली, डेयरी व्यवसाय में रहा। तमाम तरीके के जो जितने भी धंधे होते हैं मैंने किए और बहुत कम उम्र में मैं जो है लगभग 17-18 की उम्र से मैं जो है सेल्फ सस्टेनेबल हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ। और मैंने उस बाल्यकाल से जो है मैंने जो है अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखते हुए रोज़गार भी किया और रोज़गार भी दिया, लोगों को जो है रोज़गार भी दिया और लगातार मैं जो है समाज से जुड़ा रहा हूँ। और आज वही सामाजिक जो मेरा जो रहा है, कार्य रहा है, मुझे जो है समाज से लेकर के राजनीतिक क्षेत्र में लाया और मैं आज आपके बीच हूँ। पालिका अध्यक्ष के रूप में मैं दोबारा इस समय चुना गया और आज आपके बीच पुनः सेवा देने के लिए मैं जो है तत्पर हूँ।
बहुत सारे सामाजिक कार्य होते हैं जहां पर आपकी उपस्थिति होती है, और ये कहें कि ऐसा बहुत कम ऐसे सामाजिक कार्य होंगे जहां पर आपको देखा नहीं जाता है। आप सर्वाधिक सामाजिक कार्यों में पाए जाने वाले बुद्धिजीवी हैं, और जहां भी ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ भंडारा हो रहा है, किसी को कोई समस्या है, और सबसे बड़ी बात है सुख दुख के साथी। सुख दुख के साथी हम इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको ये बिंदु इसलिए ला रहा हूं क्योंकि जहां कहीं भी किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पर आप अक्सर जाते ही जाते हैं, आप इतनी मदद करते हैं, लेकिन वजह क्या है? देखिए पंडित जी, समाज में रह कर के सामाजिक बना रहना बहुत बड़ी बात है, और मेरा जीवन यूँ तो पूरा ही सामाजिक रहा है, और समाज में सामाजिक समरसता के लिए मैं लगातार निरंतर प्रयासरत रहा हूँ। सामाजिक कार्य मेरी आदत है, और वो मेरे मरते दम तक चलेगी, जब तक जीवन है। और जीवन के बाद भी मैंने कहा है कि मैं समाज से जुड़ा रहूँगा। समाजोपयोगी जो भी काम होंगे वो मेरे द्वारा किए जाने हैं, लेकिन मैं कहीं भी उनको प्रसारित करने के पक्ष में नहीं रहता हूँ। जो भी काम करना है, एक हाथ से अगर दान दिया तो दूसरे हाथ को पता लगे, ये बात ठीक नहीं है। जो आदमी का जो स्वभाव है, वो स्वभाव आदमी का निरंतर ऐसे ही चलना चाहिए जैसा कि उस आदमी का स्वभाव होता है। मेरा स्वभाव है काम करना, और मैं हमेशा जनता के बीच जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ, और मैं रहता भी हूँ। जैसा कि आप कह रहे हैं, मुझे कहीं भी ये चीज़ें प्रसारित नहीं करनी है। मैं आज आपके पास आया हूँ, आपने मुझे बुलाया है, मैं मात्र आपके पास आपके द्वारा NEH जो संस्था जो है इस समय स्थापित की गई है सामाजिक सरोकारों को लेकर के, मैं उसकी हौसला अफजाई के लिए आया हूँ, ना कि मैं अपने जीवन के बखान के या उसके बारे में कोई बखान करने या व्याख्यान देने नहीं आया हूँ। मैं आज आपके बीच सिर्फ एक मेहमान की हैसियत से आया हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा क्या किए गए हैं, कार्य किए गए हैं, ये मेरे जीवन तक ही रहेंगे। और मुझे लगता है कि जीवन के बाद अगर लोग याद करें तो मेरी एक बड़ी उपलब्धि होगी, और मैं चाहता हूँ कि ये जो काम है हमेशा निरंतर चलते रहें, और समाज भी इन कामों को आगे बढ़ाते रहे। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपके विचार ही इस प्रकार के हैं, ओजस्वी विचार आपके हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आम व्यक्ति के विचार हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की गूढ़ता आपके चरित्र में है, उसका विश्लेषण कर पाना असंभव सा लग रहा है। आप यहाँ पर आए हमारे NH परिवार में, और आपने हमारी हौसला अफजाई की, आपने मान रखा इतने बच्चों का। सारे लोग जानना चाहते थे आपकी जीवनी के लिए कि आपकी जीवनी किस प्रकार की होगी। आप जो ये सामाजिक क्षेत्र में आए हैं, मतलब आप राजनीति में जो आए हैं, उसके पीछे कैसे, किस प्रकार आप व्यवसायी थे, राजनीति में आए हैं, क्या वाकया रहा होगा वो? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है, अपना स्वभाव होता है। मैं व्यवसाय से ज़रूर जुड़ा था, लेकिन मेरा जो कर्म क्षेत्र है समाज रहा है। मैं उस समय भी समाज के बीच काम करता था, और आज भी काम करता हूँ। ये मेरे नेचर का, मेरे स्वभाव का प्रतिफल है कि मैं लगातार समाज के बीच रह करके जो समाज में विसंगतियां हैं, जो समाज की परेशानियां हैं, उनको दूर करने का मैं प्रयास करते रहता हूं, चाहे मुझे इसमें किसी हद तक जाना पड़े। ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरे प्रयास निरंतर चलते रहेंगे, और इसीलिए मैंने अपना जो जीवन इस तरीके से चुना है। मैं आज भी बैचलर हूँ, अविवाहित हूँ, और मैं आज भी अपना जीवन समाज को समर्पित करता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे बहुत कुछ नाम कमाना है, इसलिए कि समाज में जो विसंगतियाँ चल रही हैं किस तरीके से दूर हों। मैं आज समाज की बेहतरी के लिए और समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, ताकि समाज की बेहतरी हो सके और समाज में जो विसंगतियाँ हैं वो दूर हो सके। आने वाले समय में जो हमारा रोड मैप रहेगा समाज को लेकर के, समाज के हर वर्ग को लेकर के, जो तमाम तरीके के कार्य किए जाने हैं, चाहे वो समाज से जुड़े हों, चाहे वो आध्यात्म से जुड़े हों, चाहे वो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण भी हमारे समाज का हिस्सा है। अगर हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहता है तो हमारा समाज भी स्वस्थ रहता है। तो ये सारे काम चाहे वो दैविक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो,
निरंतर चलते रहेंगे, अनवरत चलते रहेंगे। और इसके लिए ना तो किसी के प्रचार की आवश्यकता है, न प्रसार की आवश्यकता है, और न ही किसी के जो है इंतज़ार की आवश्यकता है। भाई अनवरत रूप से चलते रहेंगे। तो इसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं कि हार और जीत जिंदगी की दो पहलू हैं, और कई लोग इस चीज में थोड़ा भटक जाते हैं। आज हमारे बीच में आप आए हैं, हमारा सौभाग्य है। एक चीज आपसे यह भी जाननी है कि कई सारे ऐसे दर्शक आपको देख रहे होंगे जो थोड़ा चलते हैं और ठोकर खाते हैं, फिर चलते हैं, ठोकर खाते हैं, लेकिन 2-3 बार के बाद वो फिर बोलते हैं नहीं अब हमारे बस की नहीं है। ऐसे कई युवा होंगे जो आज आपको देख रहे होंगे। हार और जीत मैंने इसीलिए कहा कि बहुत सारी, जब हम कहीं जिंदगी में कुछ भी करते हैं, कोई कंपटीशन देते हैं, कुछ भी हम लड़ते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो आपने देखा है उस चीज को। पूरी जिंदगी आपकी संघर्षों से भरी हुई है, आपने बहुत सारे अनुभव लिए हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग सोचते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा? सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि हार के बाद ही जीत है। और मैं 2007 का जब इलेक्शन हारा था, छोटी सी घटना है, मैं जब जो मतगणना स्थल था वहाँ से आ रहा था, तो वहाँ से निकलते हुए मैं सभी जितने भी विभाग रास्ते में पड़ते हैं उनको धन्यवाद कर रहा था। और मेरे घर में सारे के सारे लोग जो है मातम मना रहे थे, रो रहे थे। अरे मैंने कहा ये 5 साल का त्यौहार है, 5 साल बाद फिर आएगा, फिर लड़ेंगे, देखेंगे अगर समाज को की स्वीकार्यता होगी तो फिर समाज जो है स्वीकार करेगा। मैंने कहीं भी आत्मबल नहीं खोया, मैं कभी आत्मविश्वास को जो है डगमगाने नहीं दिया, आत्मविश्वास कम नहीं होने दिया। जो नए लोग हैं आत्मविश्वास की कमी है और स्वार्थपरक लोग हैं। राजनीति को लोग जो है स्वार्थ से जोड़ते हैं। मेरा कभी राजनीति से कोई स्वार्थ नहीं रहा है, और अगर मैं स्वार्थ से जुड़ा हुआ होता तो ज़रूर आहत होता। और जब जिस आदमी का कोई स्वार्थ ही ना हो तो उस आदमी को हार जीत से क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर आपको भलाई करनी है तो करनी है, उसमें आपको किसी भी हद तक जाना पड़े। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कार्य में सफलता मिले, है ना। माँ बेटे को जन्म देती है और बड़ी उम्मीद लगाती है कि मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा। ये तो समय तय करेगा कि बेटा क्या बनता है और बेटा क्या करता है। वैसे ही राजनीति अनिश्चितता का दौर है, और ये समय तय करता है कि उसे उसकी दिशा और दशा क्या होगी। उसके लिए उसे निरंतर कर्म करने होंगे, और जो इसमें निरंतर कर्म क्षेत्र में बना रहेगा वो हमेशा जो है सफल रहेगा। और मुझे लगता है जितना आदमी स्वयं में संतोष रखे और संतोषी हो, संतोष से बड़ी कोई सफलता नहीं है। अगर आदमी अपने आप में संतोष रखता है तो हार जीत का तो कोई मायने ही नहीं होते हैं जीवन में। आदमी को हमेशा जो है संतोषी स्वभाव का होना चाहिए, और जितना मिले उतने में जो है संतोष करना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी जो है हार को इतना तवज्जो ना दे, हमेशा हार से सबक लेना सीखे। जो है हार से सबक लेना चाहिए, और हार के बाद ही जीत संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और साथ ही साथ जैसे कि आपने बताया कि आत्मबल के माध्यम से और कभी भी जो है कि हार स्वीकार न करने के माध्यम से कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हार के बाद ही जीत है, जो आपने भी एक नारा दिया, डायलॉग हो गया है। आप जो भी लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूं, तो आप ये समझिए कि जिस प्रकार दिन होता है उसी प्रकार रात होती है। अगर रात ना हो तो दिन नहीं होगा, और दिन ना हो तो रात नहीं होगा। उसी प्रकार अगर हार नहीं होगी तो जीत आप कैसे उसका स्वाद ले पाएंगे? तो ये बहुत ही शानदार आपके लिए एक विचार आया है। और एक छोटा सा और मैं इजाजत चाहूंगा पूछने की सवाल। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि आपने अपना जीवन जनता के लिए समर्पित किया है, समाज सेवा के लिए समर्पित किया है, और आपने अब तक आप अविवाहित हैं। तो भाई साहब कभी ऐसा भी लगा कि नहीं कर लेना चाहिए? देखिए, जीवन में बहुत सारे पल आते हैं, लेकिन जब आदमी जनता के लिए सोचता है तो उसके लिए अपने पास सोचने के लिए समय नहीं होता। मुझे अपने बारे में सोचने का आज तक समय नहीं मिला। मैं जनता को बता देना चाहता हूँ, जनता के पास मेरे लिए समय हो ना हो, जब भी जनता मुझे मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं हमेशा उनके पास हाजिर रहूँगा, और उनकी जो भी परेशानियाँ हैं दूर करने का जो है प्रयास करूँगा।
यूं तो आप एक राजनेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, और एक माँ के बेटे हैं, बड़े दुलारे बेटे हैं। और उसकी बानगी देखने को तब मिली थी जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, वहां पर चाची जी आए हुए थे और उन्होंने आपको गले से लगाया और आपके भी आंसू आए, उनके भी आंसू आए, और पूरी जनता जो थी उनके आंसू भी आए और आंखें नम हो गई। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। मैं नजदीक से कई बार आपको देखता भी हूं, आपकी जीवनी को। तो एक रोचक घटना आपकी जिंदगी जो आपको आज तक याद है, कुछ ऐसा होता है ना, वैसे तो आपकी जिंदगी में इतनी सारी रोचक बातें हैं, फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि आदमी को टच करती रहती हैं, कुछ इस प्रकार का। देखिए, जिंदगी में जो भी घटित हुआ ऊपर वाले के हाथ में है, और हर घटना जीवन में प्रेरणादायी होती है। आपने कहा कि मेरी माता जी आई थी और अश्रुधारा बह गई। एक क्षण, एक समय ऐसा होता है आदमी के जीवन में जब आदमी अपने चरम पे होता है। तो जब आदमी देखता है कि आसपास इतने भीड़ के बावजूद अगर कोई खड़ा है, उसकी माँ खड़ी है, उसके गार्जियन खड़े हैं, तो स्वतः ही अश्रु धारा बहने लगती है और जो भाव होता है, भाव जो है व्यक्त होने लगता है। और भावनाएं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे रोका जा सके। भावनाएं तो स्वयं बहने के लिए हैं और बहती भी हैं। जीवन में आप कह रहे हैं घटनाएं, मेरा तो हर दिन एक नई घटना को लेकर के जो है तैयार रहता है। मैं हर सुबह जो है हर एक घटना को लेकर के तैयार रहता हूं कि अगर कोई घटित होता है जीवन में तो उस घटना को जो है, उस घटना से सबक लिया जाए। और हर घटना मेरे जीवन में शानदार है और ऐसे ही जीवन चलता रहता है, और जीवन का नाम ही घटना है। और मैं समझता हूँ जीवन से बड़ी घटना कोई है ही नहीं। जी धन्यवाद। अब विगत कुछ समय पूर्व यहाँ पर एक शिव भक्त थे, राज बहादुर जी, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूं तो। और वो बीमार हुए, उनको हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टरों ने कहा कि भाई यहाँ पर नहीं सही हो सकते, उनको रेफर किया गया। तो आप स्वयं उनको साथ में ले गए और उसके बाद वो नहीं बच पाए वहां पर, तो उनकी अंत्येष्टि भी आप ही ने की। वहां पर एक किस्सा भी सामने है कि एक कोई नंदी जी वहां पर काफी देर रहे। उस बारे में भी कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आपको जानकारी है, आपको जानकारी है। मैं कहता हूं यार, मैंने कहा जिस दिन भाई साहब से मिलूंगा, थोड़ा बैठने का मौका मिलेगा, जरूर पूछूंगा। आज भी लोग जानना चाह रहे होंगे। देखिए पुनीत जी, हाँ, वो जो है बीमार हुए, राज बहादुर जी, हम उनको ले गए। ये बड़ा सवाल नहीं है और बड़ा काम भी नहीं है। हर व्यक्ति को जीवन में एक दूसरे की मदद करने का अवसर मिलता है और करनी चाहिए। उसी के चलते हमने काम किया। हमारे साथियों ने, मेरे जो ग्रुप के सदस्य थे, उन्होंने काम किया। अकेले मैं नहीं, सारे लोग थे, गोपेश्वर की जनता थी। और मैं इस चैनल के माध्यम से गोपेश्वर की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और राज बहादुर जी के इलाज के लिए मैं समझता हूँ गोपेश्वर ही नहीं, पूरी इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से लोगों ने हाथ बढ़ाए। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं तो माध्यम मात्र था और इसमें कोई बड़प्पन वाली बात भी नहीं है। और ये आदमी के जीवन में अगर सहयोग की भावना है तो ये घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि राज बहादुर जैसा संत मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और संतई सीखनी हो और संतई देखनी हो तो राज बहादुर के जीवन को देखना। बहुत करीब से मैंने उसके जीवन को देखा है और पढ़ा है। और जितने भी लोग हैं गोपेश्वर के, आज जो है सारे लोग बड़े ही व्यथित हैं कि राज बहादुर नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा संत देखने में कहीं मिलेगा। मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे देश के शीर्षस्थ पद पे हो, इतनी फैन फॉलोइंग किसी की हो सकती है। और मरने के बाद भी मुझे लगता है उसकी लगभग 35, 40, 50 लाख फैन फॉलोइंग होगी। अगर वो सोशल मीडिया के माध्यम से अगर वो जुड़ा हुआ होता तो मुझे लगता है कि आज
उस घटना पे जो अफसोस व्यक्त करने वालों की कोई कमी नहीं होती। ये उस आदमी का नेचर था, ये उस आदमी का स्वभाव था कि हम उसके काम आए। हमें तो ये लग रहा है कि भाई हम एक पूजा अर्चना कर रहे हैं। वो स्वयं में एक, जिसको साक्षात शिव कहते हैं, शिव भक्त नहीं कहूँगा, वो साक्षात शिव का रूप था। और उनके जीवन के बारे में आप तमाम लोगों से जो है कहानियाँ, किंवदंतियाँ सुन सकते हैं, और जो हकीकत है जिसमें कि एक भी कहीं लेस मात्र का भी झूठ नहीं है, चाहे वो मंदिर के पट खुल जाना हो उनसे माता के, या स्वयं रुद्रनाथ जी के उनके स्वयं के जो है साक्षात दर्शन हो। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई संत आसपास में पूरे भारतवर्ष में होगा। आप देख रहे होंगे तमाम जो है संत किस तरीके से उनका की जीवन शैली है, किस तरीके से उनका आध्यात्मिक बिजनेस, मैं कहूँगा बिजनेस चल रहा है, जिसके चलते तमाम तरीके की ठगी के माध्यम से वो अपना जो है आध्यात्मिक साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। इस आदमी का इतना बड़ा आध्यात्मिक साम्राज्य होने के बावजूद भी वो आदमी एक लेबर की भांति, एक श्रमिक की भांति बाज़ार में सब्जियां लेकर के आया करता था गांव से, और गांव से खुद सब्जियां चुनना और गांव वालों को पैसे दे करके आ जाना। गांव वाले कोई भी उससे ये नहीं कहता था कि भाई इतना हुआ उतना हुआ। राज बहादुर ने जो कहा वो सच है। राज बहादुर ने कह दिया आपकी 40 किलो ककड़ी थी तो हमेशा वो 40 ही भी, कभी वो जो है 39 या 41 नहीं भी। और माना बाजार भाव 60 रुपये चल रहा है तो राज बहादुर अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से लेके आ रहे हैं तो वो कहते कि साहब 55 रुपया उस काश्तकार को मिलना चाहिए और 5 रुपया मेरा हक है, मेरी लेबरी है। उसी से आपने देखा होगा उसने तमाम अपने अंधे माँ बाप को जो है पीठ पे रख के यात्रा कराई होगी। तमाम दृष्टांत आपने उनके सुने होंगे। ऐसा संत मैं नहीं समझता हूँ कि भारतवर्ष में कोई है, चाहे वो कितना भी दावा करे, वो राज बहादुर की उंगली का नाखून नहीं हो सकता है। और मुझे उस संत की सेवा का अवसर मिला, मुझे उस संत के जो है पैर धोने का अवसर मिला। मेरे जीवन में इससे बड़ा कुछ घटित नहीं हो सकता। और मुझे लगता है वो साक्षात हमारे बीच शिव का रूप था, और वो आज नहीं है, दिवंगत हो गए। भगवान उनकी आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे। श्री चरणों में क्या स्थान देना, वो मुझे लगता है भगवान जी के साथ बैठे होंगे और हम लोगों को देख रहे होंगे। और मैं चाहूँगा ऐसे संत हमारे बीच आते रहें और हमको प्रेरणा देते रहें। भगवान से ये कामना रहेगी। और सभी गोपेश्वर वासियों का पुनः सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने राज बहादुर जैसे संत की मदद की। हम तो माध्यम मात्र थे, हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सारी जनता ने किया। जनता का धन्यवाद है और वो राज बहादुर जी के कर्मों का प्रतिफल है। उसमें हमारी कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं है। जो हमने मदद की है तो समझ लो अपने लिए, अपने कर्मों के लिए की है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही लोग काम करते रहें और समाज ऐसे ही आगे बढ़ता है इन्हीं बातों से। और समाज को जो है इससे सीख लेनी चाहिए। समाज को किसी भी काम को अपने फ़ायदे के लिए प्रसारित करने के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो है समाज में इसी तरीके से जो है काम चलते रहने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि कर्मयोगी, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक नेगी जी हैं PWD में, तो वो तो सब जगह ही बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप गोपेश्वर के योगी हैं। और आपकी बातों से सिद्ध भी होता है कि आप अगर अपना आप को योगी नहीं कहते हैं तो आप कर्मयोगी तो हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और अनेस परिवार में आज हम लोग गर्वित हैं कि आप जैसी विभूति हमारे बीच में आए और आपने इतनी सारी बातें बोली। और वास्तव में कहीं ना कहीं कर्मयोगी आप हैं, क्योंकि जो चीजें दिख रही हैं, जो पूरी जनता देख रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, आपका अमूल्य समय ले रहे हैं। अभी एक यहाँ पर जो हम लोग NEH परिवार के नाम से कार्य कर रहे हैं, तो हमारा जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक धार्मिक विरासत है, इनको संरक्षण, और साथ ही साथ जो कई सारे ऐसे उभरते हुए कलाकार होते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो लोगों के पास
कला तो है लेकिन उनको मंच नहीं है, तो हमारा प्रयास रहता है कि उन लोगों को लगातार गोष्ठियों के माध्यम से बुलाया जाए और आप जैसे जो सम्मानित विभूतियां होती हैं उनकी जीवनी को हम एक व्यक्ति विशेष कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक पहुंचाएं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एक तो आप संदेश हमारे लिए भी एक संदेश एनएच परिवार के लिए और एक युवाओं के लिए खासतौर पर स्वावलंबन में, और दूसरे में एक बहुत बड़ा इस समय जो रोग है तो नशा है, तो एक एनएच परिवार के लिए संदेश और युवाओं के लिए संदेश और एक जो नशे के विरुद्ध आप अभियान चलाते हैं। पुनीत जी, सबसे पहले तो मैंने आपका एनएच परिवार का धन्यवाद किया था। धन्यवाद क्यों किया था तो आप स्वयं जानते हैं। सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि आपने जो बीड़ा उठाया है आप आगे इसको जो है कंटिन्यू रखिए, चलाते रहिए, क्योंकि जो आप समाज के लिए काम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कोई और कर रहा है। और जो आप आध्यात्मिक और जो हमारी जो विरासत है उसको संरक्षण का काम कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र वैसे भी हैं। और जो आपके जो मैं लगातार देखता रहता हूँ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, आप नित नए समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं हमेशा उठाते रहते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। अब बताइए कितने धन्यवाद आपको। ये आपने जो धन्यवाद बोला वो एक बड़े भाई के रूप में आशीर्वचन है, आप हमारे बड़े भाई है। बहुत समय से मैं आपके जीवन को बहुत नजदीक से देखता आया हूँ, तो आज आपने जो धन्यवाद बोला वो ऐसा है कि एक आशीर्वाद के समान मिल रहा है और उससे बहुत मतलब आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ये लगता है कि धन्यवाद मुझे आपको देना चाहिए आपको धन्यवाद नहीं, आपको तो आशीष देना चाहिए। देखिए पुनीत जी, मैं वर्तमान समय में नगर पालिका अध्यक्ष की हैसियत से हूँ और वो हर व्यक्ति जो समाज के हित में नगर के हित में कार्य कर रहा है वो बधाई के पात्र के साथ साथ धन्यवाद का भी पात्र है। आपने कहा युवाओं में जो आज आत्मबल और स्वावलंबन स्वरोजगार की बात, जिसमें मैंने पहले भी कही थी, कमी देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा आज हमारा युवा भटकाव की स्थिति में है और उससे बड़े भटकाव की स्थिति में उनके माँ बाप हैं, गार्जियन है। मैं उनको हमेशा कोसता रहता हूँ। कहीं ना कहीं कहते हैं समाज दोषी है, समाज में कौन लोग हैं, समाज किन लोगों को लेकर के बना है, आप, हम और बच्चे और गार्जियन। भाई देखिए बच्चा किसका है, बच्चा आपका है, उसकी चिंता किसको करनी है, सबसे पहले माँ बाप को करनी है। बच्चों की पहली पाठशाला क्या है, बच्चों का घर परिवार है, जहाँ से बच्चा सीख के निकलता है, जहाँ से मैनर्स सीखता है, जहाँ से एडिकेट सीखता है। प्रेजेंट टाइम में आज आप देख रहे होंगे बच्चे नमस्ते करने में भी बच्चे जो है बड़ा कष्ट समझते हैं, बड़ों को आदर देने में बड़ा कष्ट समझते हैं। ये क्या है, ये सारी जो है घर की जो है परिवार की पाठशाला है। मान लीजिए आपका बच्चा कोई व्यसन में पड़ा हुआ है, अगर हम किसी गार्जियन को कहते हैं तो क्या कहते हैं कि आप हमारे बच्चे को खाम खाम बदनाम कर रहे हैं। देखिए सुनने की सहनशीलता हर इंसान में होनी चाहिए, और जो आदमी सुन नहीं सकता है वो आदमी कभी सफल नहीं हो सकता है। जो आदमी सुनेगा वही आदमी आगे सफल रहेगा। मेरा खास तौर पे नगर के सभी अभिभावकों से अनुरोध है, अपने बच्चों की देखरेख खुद करें। कोई आपके बच्चों की देखरेख करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका समाज के प्रति रवैया है कहीं भी सकारात्मक सहयोगात्मक नहीं है। मैंने कई बार अपने कार्यकाल के दौरान, अपने जीवन के दौरान मैंने कई माँ बापों को बताया कि आपका बच्चा, उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो गलत है, वो तो बकल वाले का लड़का है। अरे आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, आप क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं एक बार उसको चेक करते? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है नैतिक? आप क्यों उस जिम्मेदारी से बच रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बदनाम कर रहा है? ये गलत बात है। देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों को खुद से इनिशिएट लेना होगा, खुद से प्रयास करने होंगे अपने बच्चे के बारे में, तभी आपका बच्चा जो है सुधर सकता है, सही रास्ते में आ सकता है। आज हमारे गोपेश्वर जैसे नगर में ये जो तमाम तरीके की, जब कहते हैं विकास होता है तो विकास में विनाश भी सुनिश्चित होता है।
और जो एकदम से आया हुआ विकास होता है वो हमेशा विनाश को लेके आता है। तो आज देख रहे होंगे तमाम तरीके के नशे हमारे समाज में चलने लगे हैं, जो बड़ी चिंता का विषय है। मैंने प्रशासन से भी, पुलिस प्रशासन से भी इस संबंध में बात की है। आने वाले समय में इस संबंध में बैठक भी करने वाले हैं, किस तरीके से इसको रोका जाए, क्या रूपरेखा होगी आने। देखिए, आज मैंने कई लोगों से सुना है, संगत का सर का रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत संग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजन। देखिए, कोई किसी को बिगाड़ने वाला नहीं है। उसमें अगर आपके बच्चे में आत्मविश्वास की कमी है, वही बच्चा जो है डगमगाएगा, वही बच्चा जो है उस नशे की ओर जाएगा जिसमें आत्मविश्वास की कमी होगी। सबसे पहले माँ बापों को चाहिए कि अपने बच्चों से संवाद कायम करें और उनको भटकाव की स्थिति में ना जाने दें। आज मैं देख रहा हूँ बच्चे जो है 50,000 रुपये का मोबाइल लेके चल रहे हैं। आप तो खुद इस व्यवसाय में रहे हैं पंडित जी, और माँ बाप की जो है तनख्वाह 20,000 10,000 है। तो माँ बाप को प्रश्न भी करना चाहिए, भाई ये कहाँ से लाया, क्यों लाया, क्या आवश्यकता है इसकी। भाई देखिए, आज दिखावे की दुनिया है, दिखावे के चक्कर में क्यों अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चों को व्यसन से मुक्त रखना है, आप लोगों को हर समय नज़र रखनी पड़ेगी, पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, नज़र ही नहीं पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। आपका बच्चा किस दिशा की ओर जा रहा है और किस दशा की ओर जा रहा है। भाई हम लोग तो यही हो सकता है कि समय समय पर आपको आगाह कर सकते हैं। यह बच्चा आपका व्यसन में पड़ गया, उसके बाद हम उसको जो है मेडिकली रूप से उसको जो है ट्रीट करने के लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जो बीच का जो पहलू है वो आपके द्वारा देखा जाना है और आपके द्वारा प्रयास किए जाने हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि प्रशासन भी कुछ कर पाएगा या हम लोग कुछ कर पाएंगे। इसके लिए उनको खुद अवेयर होना पड़ेगा। और रही बात रोज़गार की, तमाम तरीके के ट्रेड आज बाज़ार में पूरे जो है उत्तराखंड में भी चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे पंडित जी, आप आत्मनिर्भर हैं और किस तरीके से आपने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए और आज आत्मनिर्भर हुए। तो स्वरोजगार के माध्यम से भी आदमी जो है आत्मनिर्भर हो सकता है। अभी आप जो तमाम विधाओं की बात कर रहे थे, मांगलिक गीत, और जो हमारी जो धरोहर है उसको संजोने की और उसको जो है संवारने की बात करें, उस माध्यम से भी आप जो है रोज़गार कर सकते हैं और रोज़गार में आ सकते हैं। रोज़गार के इतने ज़्यादा फील्ड हैं, इतने ज़्यादा स्रोत हैं कि अगर आप में इच्छा शक्ति हो तो आप कहीं भी रोज़गार पैदा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कूड़े से एनर्जी, अरे कूड़े का एक तो हो गया कूड़ा, कूड़े से एनर्जी मिल रही है, एनर्जी से पैसा मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रकृति में कोई भी वस्तु निष्प्रयोज्य नहीं है, केवल उसका प्रयोजन आना चाहिए और आप उससे जो है अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं आज आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा हौसला रखिए, हौसले को उड़ान दीजिए, सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो जाएंगी, चाहे वो रोज़गार हो। और मैं चाहूँगा कि नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाने की आवश्यकता है और ये मुहिम तभी संभव हो सकेगी जब इस नगर के माँ बाप, इस नगर के गार्जियन साथ देंगे। अकेला जो है संदीप रावत कुछ नहीं कर सकता, अकेला पुंडीर कुछ नहीं कर सकता, अकेला झिंकवाड़ कुछ नहीं कर सकता, अकेला लिंगवाल कुछ नहीं कर सकता, अकेला फरसवान कुछ नहीं कर सकता, अकेला नोटियाल कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए आपको जो है एकजुटता के साथ आगे आना होगा और अपने बच्चों को खुद देखना होगा। इसके लिए मैं समाज को नहीं, उनके माँ बापों को दोषी मानता हूँ जो इस तरीके के उसमें जो अपने बच्चों की देख रेख नहीं कर सकते, वही बच्चे डगमगा रहे हैं। ज़्यादा ना कहते हुए पुनः मैं NEH परिवार का धन्यवाद करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आज हमारे साथ व्यक्ति विशेष सीरीज में नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली के अध्यक्ष श्री संदीप रावत जी, जिन्हें लोग प्यार से बबलू भाई कहते हैं, आपने आज हमें अपना अमूल्य समय दिया और इतनी सारी शिक्षाप्रद बातें आपने बताई। साथ ही साथ समाज को किस प्रकार एक सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं, नशा से किस प्रकार की हम मुक्ति पा सकते हैं विभागों के माध्यम से, उनकी सोच के माध्यम से, सोच बदलने के माध्यम से। बहुत सारी बातें आपसे हुई और आपने अपने कई सारी ऐसी भी चीजें थी जो कि जाननी थी, आपने वो भी आज बताई है। पूरी संतुष्टि आपने यहाँ पर विचारों के माध्यम से करी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एनएच परिवार और समस्त गोपेश्वर की जनता देख भी रहे हैं और साथ ही साथ ये भी सोच रहे होंगे कि आज बहुत सारे अनछुए पहलू थे आपके जीवन के, कहीं ना कहीं वो उनके सामने आए हों। तो एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी, और गोपेश्वर नगर की जनता का भी धन्यवाद। उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया है और मैंने पहले भी कहा है, राजा सबका साझा। और जो लोग कहीं इधर उधर भी हुए, वो भी मैं उनका भी अध्यक्ष हूँ और वो जो है मेरे साथ आज भी मेरे जो है हम सफ़र बन सकते हैं। मेरी तरफ से कोई किसी भी प्रकार से किसी के लिए कोई भी मेरे मन में राग द्वेष नहीं है। सब लोग मिल करके इस नगर की बेहतरी के लिए काम करेंगे और इस नगर को पूरे उत्तराखंड का जो है सबसे सुंदर नगर और सबसे अच्छा नगर बनाने का प्रयास करेंगे। और तभी इसमें हम लोगों की जीत है। अगर जो लोग रह गए इलेक्शन में, वो भी मेरे साथ आए, प्रयास करें। अगली बार उनका है, अगला मौका उनका है। और अगर मेरा साथ देते हैं तो अगली बार भगवान उनका साथ देगा। ये तो समय है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।